गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब ये लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा back with direct taxes. Today in the direct tax we are going to start with tax deduction at source. Most probably we will complete this in 2 to 3 days because as you know it's not only about giving you lectures but it's about giving you detailed quality lectures about each and every topic. I hope you have seen my TCS lecture regarding this DT and that was again helpful and beneficial for you. If it is beneficial, do like and comment because I will be knowing that they are beneficial to you only when you will कमेंट ओवर देयर. अदरवाइज मुझे नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग कितना टाइम तक देखते हो. एवरेज ड्यूरेशन मुझे दिखता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, बट उससे मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है, तो जस्ट टू मेक मी मोटिवेटेड एंड कीप मी गोइंग इन दिस फील्ड, जस्ट जो भी लेक्चर है अगर आपको कुछ डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, फिर अच्छा लगता है तो 1 मिनट निकाल के बिल्कुल बता दिया करो. ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग विद टीडीएस. टीडीएस स्टार्ट करते हैं एंड टीडीएस का ये भी डिटेल लेक्चर है. ओके, तो अभी कितने पार्ट्स होंगे दैट आई कैंट से, बट नियर अबाउट 4 पार्ट्स हम मान के चले कि 4 पार्ट्स ऑफ द टीडीएस होने वाले हैं. ठीक है, चलो, बट ये चीज़ अब दूसरी एक मैं और बात बोलना चाहती हूँ कि व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टीडीएस, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द चार्ट ओवर हेयर. वॉट एवर पॉइंट आई एम टेलिंग यू आप खुद नोट करते जाना बिकॉज देर इज सर्टेन प्रॉब्लम. मैं अगर आपको ये नोट प्रो के नोट्स आपको दे भी देती हूँ तो आप उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो इंस्पाइट आपने ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ली है. तो आपको इस टीडीएस के लिए तो ऐसा ही चलाना होगा. उसके बाद मैं आपको फिर से क्या करूँगी, कुछ नए तरह से देखती हूँ कि किस तरह से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर पाऊँ और साथ में आपको ये सब करने की ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत ना पड़े. पर इस बार के लिए टीडीएस के लिए साथ साथ में आपको नोट्स बनाते जाने होंगे और साथ में नोट्स बनाने से ये भी होगा आप सुन भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, तो और कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद TDS, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. लेट्स स्टार्ट विद TDS, दैट्स व्हाट, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. अब ये जो TDS है, TDS के बारे में अगर हम बात करें तो टैक्स SSC इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन हिज इनकम. दिस इज SSC and this SSC is required to pay what he is required he is required to pay tax. He is required to pay what? He is required to pay tax on his income. इसे टैक्स पे करना है किस पे? इसकी इनकम पे. Am I right? Yes ma'am. Now there are two modes of tax collection. There are what? टू मोड्स. यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम है, इनकम पे ये जो टैक्स कलेक्ट करना है, देयर आर टू मोड्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स. वन इज टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स. वन इज टैक्स डिडक्शन, या तो आप टैक्स क्या कर लो, टैक्स का डिडक्शन कर लो, या फिर क्या है, अनदर ऑप्शन इज टैक्स collection at source. One is tax deduction and other is tax collection at source. If I talk about tax deduction, that is TDS. If I talk about tax deduction, that is what? TDS. And TDS is deducted by the taxpayer from the income of recipient. इनकम, ये जो इनकम है इस इनकम में से ही क्या कर लिया जाएगा, TDS will be deducted. Okay. Now what are the sections that govern TDS? So TDS is governed in section 192 to 196D. 192 से 196D, this is 2. 192 से 196D you will get what? You will get about TDS. Okay. Now another mode is what? Another mode is direct payment. दूसरा मोड हमारा है, दूसरा मोड क्या है? Direct payment by assessing. डायरेक्ट पेमेंट. नाउ अबाउट दिस डायरेक्ट पेमेंट, ये कब होता है? ये होता है
डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एसएससी दो सिचुएशन में होता है। आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन चार्ट। कैन यू सी दैट? आपको कॉपी ज़रूर करना है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को क्या कर रही हूँ, चार्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ, ताकि जब आप इसे रिवाइज करेंगे ऑलरेडी यू विल हैव योर चार्ट्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। डायरेक्ट पेमेंट कौन करता है? एसएससी करता है। नाउ डायरेक्ट पेमेंट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है थ्रू एडवांस टैक्स। Through advance tax, direct payment is possible. Yes, it is also possible through self-assessment tax. Yes, it is possible through self-assessment tax. Right, full form I am writing short form. Okay, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में भी क्या हो सकता है? डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है। नाउ सेक्शन 191, यहाँ पे जो है सेक्शन 191 आता है किस चीज़ के लिए? यहाँ पे सेक्शन आपका आता है क्या? यहाँ पे आपका सेक्शन आता है 191। अब ये सेक्शन जो है 191 इट इज़ अबाउट डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे ये क्या है? डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए है। अब ये जो सेक्शन है 191, इसमें क्या बोला गया है? इन सेक्शन 191 इट इज़ बिन गिवन in case of any income, in respect of any income, either provision is not made under this chapter। अगर सपोज करो TDS के चैप्टर में कोई ऐसी इनकम है जिसके बारे में अभी कवर ही नहीं किया है, provision is not made under दिस चैप्टर, प्रोविजन इज़ नॉट मेड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अभी कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स डिडक्ट किया जाए, तो इन दैट केस डायरेक्ट पेमेंट के क्लॉजेस आ जाते हैं। या फिर और इनकम टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। या तो प्रोविजन ही नहीं है या फिर क्या हुआ है, और टैक्स not deducted as per provision। टैक्स has not been deducted as per the provision। टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ है as per the provision। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे प्रोविजन जो है, either the provision is not made under this chapter or tax has not been deducted as per the provision। तो यहाँ किस पे मूव करेंगे? सेक्शन 191, that is direct payment by assessee। Now the income tax shall be payable by assessee directly। So यहाँ पे इसका मतलब इनकम है, इनकम पे टैक्स लेना है, तो टैक्स लेने के दो तरीके हैं, either tax deduction और collection। I have already explained you। यहाँ पे अगर TDS की बात करें तो 192 टू 196 D आता है, एंड डायरेक्ट पेमेंट के भी क्लॉज हैं जिसमें या तो प्रोविजन ही नहीं है अंडर द चैप्टर ऑफ TDS, और देयर इज़ अ प्रोविजन बट इट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड, टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड, तो यहाँ डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा एंड दैट इज इट। ओके, यहाँ तक ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ आपको पता है मोड ऑफ रिकवरी क्या होती है। कवरिंग सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पे चले। यस मैम, बिल्कुल। सी देखो यहाँ पे मैं लिखवा के कर रही हूँ, तो देर आर बट ऑब्वियस चांसेस कि यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, टाइमिंग ज़्यादा रहेगी इन लेक्चर्स की। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बट चीज़ें समझ में आएंगी, दैट आई कैन गारंटी। बट टाइम की गारंटी कि आपको मैं एकदम जैसे 2 घंटे 1 घंटे में TDS हो जाता है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस आर योर डिटेल लेक्चर एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिटेल लेक्चर, रिविजन लेक्चर एंड लर्निंग लेक्चर। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ वो आएंगे, लेकिन जैसे ही हम, अब मेरी आप स्पीड भी देख रहे हो कि मैं रोज़ आपको 2-2 3-3 लेक्चर देना स्टार्ट कर दिए। सो मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी से ये DT जैसे ही ख़त्म कर लेंगे। मेरा GST ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, रिफंड चैप्टर बचा है एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर, ये 2 मुझे आपको और देने हैं। और भी कुछ है एक आध चैप्टर, तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, मैं ये कमेंट में मैं आपको दे दूँगी। तो DT GST कवर होने के बाद आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ रिविज़न, एंड बाकी फिर मैं AMA कंप्लीट करवाऊँगी और साथ में आपका DT का मैराथन भी होगा। ओके,
चलो, सेकेंड इज रिलेटेड टू सरचार्ज एंड एजुकेशन सेज ऑन रेट्स ऑफ टीडीएस। क्या जो टीडीएस है, टीडीएस पे क्या सरचार्ज लगेगा? ओवरऑल टीडीएस जो है, टीडीएस के ऊपर देयर विल बी सरचार्ज ऑन टीडीएस रेट। जो भी टीडीएस रेट दिया है, क्या वो फ्लैट रेट है या फिर उस पर भी सरचार्ज अभी और एप्लीकेबल होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेज और आएगा। तो यहाँ बोलते हैं जनरली no surcharge, no health and education says. There is no surcharge, no health and education says whether you talk about कंपनी। अगर कंपनी के लिए भी है तो क्या सरचार्ज या सेस वगैरह होगा? तो नहीं होगा। इट्स अ क्रॉस, इट मीन्स नो। When you talk about other SSC, so when we talk about other SSC, then also there is no education, no surcharge, no health and education cess shall be added to the rate of TDS. No, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आता है? बट यहाँ पे आता है there is exception। यहाँ पे क्या है? there is exception। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज अबाउट surcharge health and education says to be added on TDS on salary, TDS on salary। जब सैलरी पे TDS कटता है, when there is tax deduction at source on salary, यहाँ पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है, यहाँ पे आपको सरचार्ज भी ऐड करना है। यू हैव टू। ओके, नाउ टैक्स ऑन सैलरी। हेयर द टैक्स ऑन सैलरी शैल बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे अब ये इंक्रीज तो होगा, ये बोल दिया इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे इसके इंक्रीज के रेट क्या है? एट वॉट रेट सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे रेट क्या होगा सरचार्ज का? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सरचार्ज ओवर हियर। ओके, सो हियर इफ आई टॉक अबाउट रेट ऑफ सरचार्ज, तो रेट ऑफ सरचार्ज क्या होगा? फर्स्ट 10%, 15%, 25%, 37%। अब यहाँ पे क्या है? वेयर द टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स। यहाँ पे आपको क्या देखना है? हेयर यू हैव टू सी टैक्सेबल सैलरी। इफ द टैक्सेबल सैलरी इज more than 50 lakh, if more than 50 lakh but up to 1 crore, then it will be 10% surcharge. When it's more than 1 crore but up to 2 crore, it will be 15%. When more than 2 crore but up to 5 crore, it will be 25%. When more than 5 crore, it will be 37%. Along with this, health and education says that is 4%. Along with this, health and education says that is 4% in all cases. In all cases, हर केस में health and education says 4% you have to add. This is about what? This is about only resident SSC. अब यहाँ याद रखना, this is only when there is whom there is resident SSC। ये कब है? जब SSC हमारे कौन है? हमारे SSC रेसिडेंट SSC है। ओके, अब आई एम शॉर्ट विद द स्पेस, तो मैं यहाँ पे नीचे बना रही हूँ। आपको, आप चाहें तो यहीं पे क्या कर सकते हैं? कॉलम डिसाइड कर सकते हैं कि एक रेसिडेंट का इधर बना लिया और नॉन रेसिडेंट का आप इधर कर लो, तो वो चार्ट भी आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो नाउ आई एम ऑन नॉन रेसिडेंट SSC। टॉकिंग अबाउट नॉन रेसिडेंट SSC, क्या उन पे सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल है? तो यस, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पे लगता है।
यस यहाँ पे क्या होता है, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। नाउ लेट अस सी कैसा है ये। If I talk about foreign company, if I talk about whom, if I talk about foreign company, if I talk about foreign company, this TDS shall be increased by surcharge of 2%. This TDS shall be increased by what? Surcharge of 2%. Where the payment made or to be made to pay and which is subject to tax deduction during the financial year. अगर ये इनको जो पेमेंट जा रहा है फॉरेन कंपनी को, वट एवर द पेमेंट इज, यहाँ के सिर्फ सैलरी वाइज नहीं चल रहे ना हम, यहाँ पर रेसिडेंट के लिए तो सिर्फ तब आएगा जब सैलरी इनकम जा रही है। रेसिडेंट के लिए सरचार्ज वगैरह आएगा सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज सैलरी इनकम, बट फॉर फॉरेन कंपनी दैट इज नॉट सो। फॉर द फॉरेन कंपनी 2% सरचार्ज होगा वेयर पेमेंट ऑलरेडी मेड और टू बी मेड, मेड और टू बी मेड। तो यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट मेड टू बी मेड, where the payment made to be made exceeds 1 crore but does not exceeds 10 crore, exceeds 1 crore but does not exceeds 10 crore. Okay, and it will be 5% if exceeds 10 करोड़, एम आई राइट। एंड यहाँ पे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा ऑल केसेस में, हाउ मच 4% एट द रेट ऑफ 4%. सो आर यू गेटिंग दिस थिंग? देन अगेन फॉर द इंडिविजुअल के लिए चाहे रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, बट रेसिडेंट when he is getting salary income, but for non-resident क्या होगा, rates again क्या हो जाएंगे, if the amount made और to be made, यहाँ पे भी आएगा amount made to be made, यहाँ पे भी amount made to be made. If amount made to be made exceeds how much, यहाँ 10%, यहाँ 15%, here 25%, here 37%, that is same if exceeds 50 lakh but up to 1 crore, if exceeds 1 crore but up to 2 crore, if exceeds 2 crore but up to 5 crore, and if exceeds 5 crore, if it exceeds 5 crore. ठीक है, and again health and education cess will be 4%. Health and education cess will be what? 4%. And now we have covered foreign company, we have covered individual. Now rest of the SSC means other SSC. Other SSC के लिए क्या होगा? Then for other SSC it would be, then for other SSC it would be surcharge at the rate of 12% for the amount paid, amount that means payment made or to be made. Again यहाँ पे भी वही है, payment made, to be made. 12% will be surcharge if amount made to be made exceeds 1 crore. If it exceeds 1 crore during the financial year. And again health and education says 4% in all cases. In all cases. Okay, so this is what this is all about. सेकेंड पॉइंट, आपका सेकेंड पॉइंट किस चीज़ के लिए है? योर सेकेंड पॉइंट वाज अबाउट फर्स्ट पॉइंट टीडीएस की रिकवरी, दैट इज टैक्स रिकवरी कैसे होती है, तो आइदर टीडीएस, टीसीएस और डायरेक्ट पेमेंट, दैट इज सेक्शन 191. देन टॉकिंग अबाउट सरचार्ज, तो सरचार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेट मी रिवाइज दिस थिंग फॉर यू. इफ आई टॉक अबाउट, सो हियर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, लेट अस हैव एन रिविज़न. यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको रिविज़न इस चीज़ का दे देती हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट, टॉकिंग अबाउट TDS. दिस इज़ व्हाट TDS. नाउ सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या TDS पे लगता है, तो सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या TDS पे लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, जनरली तो सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस TDS पे नहीं लगता है, बट अगर रेसिडेंट SSC है, बट क्या है, इफ़ देर इज़ रेसिडेंट SSC, तो रेसिडेंट SSC में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लगेगा,
सिर्फ एंड सिर्फ उन्हीं को लगेगा जिन्हें सैलरी मिल रही है। तो इंडिविजुअल जिसे सैलरी मिल रही है या फिर जिन भी लोगों को सैलरी मिलती है, सिर्फ उनको ही यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बट व्हेन ये कितने रेट से होगा, तो अगर टैक्सेबल सैलरी जो है इफ़ इट एक्सीड्स 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ है तो 10% एंड इसी तरह से सो ऑन आपके रेट्स होंगे। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी 4% इन ऑल द केसेस। इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन रेसिडेंट, तो फॉरेन कंपनी के लिए भी होगा, फॉरेन कंपनी का उसके रेट से होगा, दैट इज़ व्हाट फॉरेन कंपनी का रेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2%, 5% as the case may be depending on the payment made to be made। इंडिविजुअल के लिए सेम है, जो रेसिडेंट का फॉलो होता है दैट इज सेम, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे बस याद रखना इंडिविजुअल को कोई भी पेमेंट हुआ हो। एंड अदर केस में 12% है अगर 1 करोड़ से एक्सीड होती है हमारा अमाउंट पेड और पेबल। सो दिस वॉज द पॉइंट नंबर 2। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ना, मैं अब क्या कर रही हूँ, जैसे आपको ये चार्ट बना रही हूँ ना, थोड़ा सा टाइम तो ठीक है ज़्यादा लग रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग कि आप इस चार्ट को ऐसे बना के रखो जैसे आपकी एक फेयर कॉपी, नहीं बोलते कि हाँ हमें एट द एंड जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे इसे रेफ़र करना है, तो उसे उस फॉर्म में ही बना के चलो। इट विल लिटरली मैं बोल रही हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ समझी है लिखी है आप नोट साथ में बना रहे हो, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। ओके, बढ़े आगे। यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं अच्छे से। चलो, अब यहाँ पे बात आ गई, किसकी बात आ गई, अब बात आती है हमारे लिए। there is a circular that is number 1, circular 1 जो 2014 में आया था। सर्कुलर, जस्ट अ मिनट, there is circular and this is circular 1 that came in 2014 एंड इसी के कंट्रास्ट में फिर आगे चल के एक सर्कुलर आया दैट इज सर्कुलर नंबर 23 2017, सर्कुलर नंबर 23 दैट इज 2017। व्हाट इज बीन गिवन इन दिस सर्कुलर, इस सर्कुलर में सिंपल सी बात ये बोली है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। यहाँ पे क्या बोला, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन पेयर पेई, पेयर पेई के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है। देयर इज बिटवीन पेयर एंड पेई आइदर कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और देयर इज एनी एग्रीमेंट, देयर इज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। ओके, यस। नाउ इफ सर्विस टैक्स कंपोनेंट एट द टाइम, जब सर्विस टैक्स चलता था, ये तब की बात है, यहाँ पे बोला अगर सर्विस टैक्स कंपोनेंट इज गिवन, इज इंडिकेटेड सेपरेटली, इफ अमाउंट इज पेबल टू रेसिडेंट, अब पेयर किसको पे कर रहे हैं, अमाउंट पेबल टू रेसिडेंट, अमाउंट इज पेबल, यहाँ पे क्या है, अमाउंट किसको पेबल हो रहा है, अमाउंट पेबल हो रहा है, इट इज पेबल टू रेसिडेंट। ओके, अमाउंट इज पेबल टू होम, इट इज पेबल टू रेसिडेंट, ठीक है। अब व्हेन अमाउंट इज पेबल टू रेसिडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ टैक्स कंपोनेंट, टैक्स शैल बी डिडक्टेड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ सर्विस टैक्स कंपोनेंट इन द अमाउंट इज इंडिकेटेड सेपरेटली, अमाउंट पेबल रेसिडेंट को हो रहा है एंड सर्विस टैक्स, एसटी इज सर्विस टैक्स इज इंडिकेटेड, यहाँ पे सर्विस टैक्स कंपोनेंट इज इंडिकेटेड सेपरेटली, यहाँ पे इंडिकेट अलग से किया जा रहा है, सेपरेटली इंडिकेट कर रहे हैं सर्विस टैक्स कंपोनेंट को, देन इन दिस केस अगर ये अलग से इंडिकेट किया है तो टीडीएस तो डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, बट किस पे, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट पेड पेबल विदाउट इंक्लूडिंग द सर्विस टैक्स चार्ज, बट विदाउट इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स इन अमाउंट पेड पेबल। ओके, इन अमाउंट पेड एंड पेबल, यहाँ पे क्या है,
विदाउट इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स इन अमाउंट पेड एंड पेबल, TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, अब सिमिलरली क्या हुआ, यहाँ तो सर्विस टैक्स चल रहा था, अब यहाँ पे आ गया कौन, यहाँ पे आ गया GST। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये बोलिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट है अमाउंट पेड एंड पेबल किसको है, इफ़ द अमाउंट इज पेड पेबल टू हुम, इफ़ द अमाउंट इज पेड पेबल टू द रेसिडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ सर्विस टैक्स की जगह GST जो है, GST कंपोनेंट ऑन सर्विस, GST ऑन सर्विस, GST जो सर्विस पे लग रहा है, सर्विस प्रोवाइड की GST ऑन सर्विस, एंड इट इज़ अगेन पेड टू होम, रेसिडेंट, और रेसिडेंट को ही पेमेंट हो रहा है, तो TDS तो डिडक्ट होगा, बट यहाँ पे भी GST कंपोनेंट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हेयर ऑल्सो GST कंपोनेंट नहीं लिया जाएगा, अमाउंट पेड और पेबल विदाउट इंक्लूडिंग GST ऑन सर्विस, उस पर टैक्स आएगा। तो यहाँ पे विदाउट क्या आ जाएगा, विदाउट इंक्लूडिंग GST on service. Okay, and GST includes what, GST includes CGST, SGST, UTGST इंक्लूड होगा। CGST, SGST, UTGST सारा यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड होता है। GST लिखा है मतलब इट इंक्लूड CGST भी, SGST भी एंड UTGST भी। सो दिस इज जनरल पॉइंट। तो ये था हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट, दिस वॉज अ थर्ड नंबर पॉइंट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंट सेक्शंस जहाँ पे TDS डिडक्ट होना चाहिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिफरेंट सेक्शंस जहाँ पे क्या होना चाहिए, TDS डिडक्ट होना चाहिए। सो लेट मी टेक अ 2 minute ब्रेक, लेट मी ड्रिंक वाटर एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आफ्टर जस्ट 2 minutes वी विल कंटिन्यू। तो तब तक आप ये देख लो, आप भी पानी पी लो, हाइड्रेट हो जाओ, एंड वी आर गोइंग टू कवर अप एटलीस्ट, आज हम बहुत ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना ट्राई करेंगे कि मुझे थोड़ा सा ऐसा टारगेट रखना है मैं 2 दिन में TDS आपका करा दूँ, लेकिन ऑन अ मैक्सिमम साइड मैंने 4 days बोला है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं नहीं दे पाती हूँ। तो मैक्सिमम 4 days, मिनिमम में 2 days में ही आपका TDS कवर कराने का टारगेट रख रही हूँ। Let us start with now sections and various sections of the TDS we are going to discuss. I need to change the format of recording due to some reasons, so don't you worry about that. हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 192। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज डिटेल लेक्चर, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके आई विल गिव यू वॉट कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग। बहुत ज़्यादा हम लंबा भी नहीं करेंगे। टोटल 4 लेक्चर्स यू विल गेट फॉर TDS। TDS के लिए आपको कितने मिलेंगे, टोटल 4 लेक्चर्स मिलेंगे, एंड दिस 4 लेक्चर्स नियर अबाउट आपके जाएंगे 6 to 8 आवर्स के। 6 to 8 आवर्स क्यों, क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को, आप जानते हो कि जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा डिटेल और ज़रूरी चीज़ें करवा रही हूँ। इन केस आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ टाइम वेस्ट यूजिंग माई लेक्चर, आई एम सो सॉरी दैट आई हैव वेस्टेड योर टाइम एंड इनफैक्ट माई टाइम ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एग्ज़ाम्स देने के टाइम पे बहुत बार होता है कि आप लोग बहुत पहले ही करते हो क्लासेस, छोटे छोटे डिटेल्स भूल जाते हो। तो इट इज़ माई फॉल्ट इफ़ आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स, सो यू कैन जस्ट मूव, आपको जैसा भी मूव लेना है आप ले सकते हो, वैसे पढ़ाई कर सकते हो। बट वॉट यू नो वॉट कि मेरा एक ही चीज़ है, दो तो क्वालिटी कंटेंट दो, मतलब नहीं तो मत दो। सो दिस इज़ वॉट आई फॉलो, और ये मुझे लगता है कि मुझे फॉलो करते ही रहना चाहिए। सो दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड रियली फाइंड कि हाँ कुछ अच्छा है, हेल्पफुल है, डिफरेंट है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर 192। व्हाट इज सेक्शन नंबर 192? यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं अगर जैसे ही एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ,
आप क्या करो, या तो आपके पास जो बुक है आप उससे रेफ़र करो, या फिर जैसा मैं एक्सप्लेनेशन आई एम ट्राइंग कि मैं चार्ट फॉर्म में ही एक्सप्लेन करती जाऊँ आपको, तो आई विल मेक अ चार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। पर आपको क्या करना होगा, आपको रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ अगर है तो आप पॉज करना वीडियो और फिर उसे सुनते जाना, पढ़ लेना एक बार जिस बुक को आप रेफ़र कर रहे हो, ठीक है। कवरिंग सेक्शन नंबर 192। 192 किसके बारे में है, तो 192 इज़ TDS ऑन सैलरी। इट इज़ ऑफ व्हाट, इट इज़ अबाउट TDS ऑन सैलरी के बारे में है, दैट इज़ 192, ठीक है। क्या मैं बोलूँ कि सैलरी ओनली टू रेसिडेंट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी टू रेसिडेंट एज वेल एज सैलरी टू नॉन रेसिडेंट। चाहे आप रेसिडेंट को सैलरी दो या फिर सैलरी यू आर गिविंग टू whom नॉन रेसिडेंट, दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ ऑफ देम। Then who will be the payer, who will be the deductor, then who will be the deductor? To deductor means any person who is responsible for paying income chargeable under the head salary। यहाँ पे कौन आ जाएगा, it could be any person, कोई भी person जो अगर income दे रहा है, कोई भी person, any पर्सन दैट इज पेइंग वॉट, एनी पर्सन जो क्या कर रहा है, इनकम पे कर रहा है अंडर द हेड सैलरी, दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, तब उसको टैक्स डिडक्ट करना है। इसका मतलब आपका ऑडिट होता है नहीं होता है, आप इंडिविजुअल HUF है, वेदर ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड, वेदर ऑडिट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। इफ़ यू आर गिविंग सैलरी टू अ पर्सन, इफ़ ही इज़ गिविंग वॉट, इज ही इज़ गिविंग सैलरी टू अ पर्सन एंड ही नोज कि सैलरी वो इतने दे रहे हैं कि वो टैक्सेबल सैलरी है, इफ़ दैट इज़ अ टैक्सेबल सैलरी, कि वो आपको पता है कि टैक्सेबल सैलरी 2.5 लाख या फिर 3 लाख एज द केस में बी 5 लाख उस लिमिट से ज़्यादा जा रही है, तो इन दैट केस दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। इन दैट केस दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। ओके, इसके बाद हम आते हैं किस पे, इसके बाद हम आते हैं आगे कि TDS तो डिडक्ट करना है, बट व्हेन TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, कब TDS डिडक्ट करना होगा, देन TDS शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम डिडक्ट करना है। इन दैट केस इवन दो क्रेडिट बाद में हुआ है, क्रेडिट का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, देयर इज नो सेंस अबाउट द क्रेडिट, पेमेंट के टाइम पे यू हैव टू डिडक्ट दी TDS। Then at which rate TDS is required to be deducted, तो यहाँ पे स्लैब रेट बोलो या फिर एवरेज रेट आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एट स्लैब रेट यू विल बी डिडक्टिंग कि किस स्लैब में आपकी इनकम आती है उस स्लैब से आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा TDS। एंड पूरे साल का TDS निकाल के यू विल मल्टीप्लाई डिवाइड इट बाय 12, तो मंथली आपका TDS वैसे ही डिडक्ट होगा। स्लैब रेट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हेयर देयर इज एस्टिमेशन ऑफ इनकम, स्लैब रेट इनकम एस्टिमेशन के बेसिस पे निकलता है, देयर इज व्हाट, देयर इज एस्टिमेशन ऑफ इनकम, बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही इनकम क्या है एस्टिमेट की जाती है, एंड ऑन एस्टिमेटेड इनकम व्हाट, ऑन एस्टिमेटेड इनकम टैक्स रेट इज कैलकुलेटेड, वहाँ से ही आपका TDS आता है। रिगार्डिंग दिस एस्टिमेटेड इनकम हम एक पॉइंट अभी आगे और पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगी कि और क्या है उसके अंदर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया है। फिर इसके बाद आगे जाते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने अभी आपको ये बताया कि एनी पर्सन, इट कुड बी एनी पर्सन हु इज गिविंग इनकम अंडर द हेड सैलरी एट द टाइम ऑफ पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TCS एट एन एवरेज रेट, और वी कैन से स्लैब रेट डिवाइड बाय द अमाउंट दैट हैज कम टू बी डिडक्टेड डिवाइडेड बाय 12, तो मंथली बेसिस पे डिडक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ इनकम किया जाता है। So this is all about 192 subsection 1. This is all about 192 subsection 1, and 192 subsection 1 के ये क्या है, these are all 192 subsection 1 जो है 192 subsection 1 के वो क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, these are all, ये जो है keywords है, these are all the keywords of what 192 subsection 1. Let us discuss about 192 subsection 1A.
Let us now discuss 192.1a. Let us now discuss 192.1a and 192.1a में क्या दिया है. In 192.1a it has been given, when a person is responsible for paying what? A person is responsible for paying income in the nature of perquisite. If any person is paying what? Perquisite. कोई person है that is employer, he is paying perquisite and these perquisites are of non-monetary nature. ये perquisites क्या है? Non-monetary nature के हैं. तो यहाँ पे if the person responsible for paying the income in the nature of perquisite which is not provided for by in money, these perquisites are not in money, they are non-monetary perquisites and these non-monetary perquisites have been defined where? ये non-monetary perquisites आपके section 17 subsection 2 में दिए हैं in income tax act. Okay, तो यहाँ क्या है? Here there is an option to the person who is paying this non-monetary perquisites. क्या option है उनके पास? Here there is option. ये option किसके पास है? Here there is option. किसके पास है option? payer के पास, that he may at his option tax on whole or part of such income. वो चाहे तो इस इनकम पे होल या पार्ट ऑफ द इनकम पे व्हाट ही कैन डू, ही कैन पे टैक्स. उनकी ऑप्शन है कि दे कैन पे द टैक्स ऑन होल और पार्ट ऑफ द इनकम. ठीक है, और ये जो टैक्स है, इन्होंने जो टैक्स पे किया है, जो भी ये टैक्स पे करते हैं, दे डू नॉट गेट डिडक्शन फॉर दिस. यहाँ पे इन्हें कोई अलाउंस डिडक्शन एक्सपेंडिचर का नहीं मिलता है. इफ नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स आर प्रोवाइडेड तो यहाँ पे दे वोंट गेट एनी डिडक्शन. However, these non-monetary perquisites are exempt in the hands of employee. ये एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जेम्प्ट रहेंगे. तो इसका मतलब है ऑल्दो टैक्स वॉज अदरवाइज डिडक्टेड, यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो गया तो भी यहाँ पे क्या होगा? दे वोंट गेट एनी डिडक्शन बेनिफिट. ठीक है, फिर आता है लेकिन यहाँ पे ये जो टैक्स है, ये टैक्स किस रेट से हमें क्या करना है? दिस टैक्स किस रेट से डिडक्ट होगा? तो यहाँ पे भी आपको एवरेज रेट बोले या फिर स्लैब रेट बोले तो एवरेज रेट के बेसिस पे ही क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा. हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, इट्स एवरेज रेट. या तो एवरेज रेट बोलो या स्लैब रेट के बेसिस पे यू हैव टू व्हाट? डिडक्ट दी TDS. ठीक है, तो ये कहाँ दिया है? दिस हैज़ बिन गिवन इज 192 सबसेक्शन 1B. ये किसके रेफरेंस में दिया है? इट हैज़ बिन गिवन विथ रेफरेंस टू 192 सबसेक्शन 1A एंड यहाँ पे ये 3 सेक्शंस हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू योर 192 सेक्शन 192(1), 192(1)A, 192 सबसेक्शन 1B. तो 192 सबसेक्शन 1 इज अबाउट एनी पर्सन. इट्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर पेमेंट करता है, दिस पेमेंट इज व्हाट? दिस पेमेंट अगर हेड ऑफ द सैलरी में टैक्सेबल है तो एट एवरेज रेट या फिर स्लैब रेट पे यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स. एंड दिस, ये एवरेज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप निकाल के आप एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं, टैक्स पूरा निकाल के आप एक एवरेज परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज आई एम सेइंग एवरेज रेट. या फिर आप स्लैब रेट यूज़ करो, पूरी टैक्स निकालो, टैक्स निकालने के बाद 12 से डिवाइड करो. ठीक है, तो यहाँ पे वो एस्टिमेटेड इनकम पे होता है. फिर आता है कि अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स है तो यहाँ पे पेयर कैन पे द टैक्स, बट यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा उन्हें. और टैक्स ये जो डिडक्ट करना है इसका रेट भी क्या होगा? एवरेज रेट होने वाला है. ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक तो बातें समझ में आई. थोड़ा सा आगे और चलते हैं. यहाँ पे अब क्या है? Here it has been given to you कि यहाँ पे होता है इनकम का एस्टिमेशन. यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है एस्टिमेशन ऑफ इनकम, राइट. यहाँ हमने क्या देखा है कि यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ इनकम होता है. तो यहीं से एक और सेक्शन हमारे लिए निकल के आता है, यहीं से एक सेक्शन और है दैट इज सेक्शन 192 सबसेक्शन 2D.
दिस इज 192 सबसेक्शन 2D। 192 सबसेक्शन 2D का कहना क्या है? 192 सबसेक्शन 2D states that the person who is responsible for making the payment of salary, ये जो person है, this person who is responsible for making payment of salary, he is responsible for what? For making payment of salary, ये salary का payment करते हैं, ठीक है। he is responsible for making what? The payment of salary। तो जब ये salary का payment कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? दिस पर्सन एस्टिमेट्स द इनकम, ये ही इनकम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एस्टिमेशन ऑफ द इनकम होता है, इफ एसएससी वांट्स टू क्लेम, इफ द एसएससी, यहाँ जो एसएससी है, इफ एसएससी वांट्स टू क्लेम एनी डिडक्शन, एसएससी को कोई डिडक्शन क्लेम करना है, इफ एसएससी वांट्स टू क्लेम एनी व्हाट वी कैन से अलायंस, अगर कोई अलायंस क्लेम करना चाहता है, और इफ एसएससी वांट्स टू क्लेम एनी सेट ऑफ लॉसेस, या फिर कुछ क्लेम करना चाहता है सेट ऑफ लॉसेस, तो यहाँ पे मैं क्लेम लिख देती हूँ सिर्फ। तो इन दिस केस यहाँ क्या करना होगा? अगर एसएससी को डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है, अलाउंस क्लेम करना है, या फिर कोई और सेट ऑफ लॉसेस क्लेम करने हैं, तो इन दैट केस इट इज नेसेसरी फॉर दिस पर्सन, ये कौन है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी, that it's necessary that he should obtain from SSC, that इन्हें क्या करना है? SSC से obtain करना है। he should obtain from SSC, इन्हें SSC से क्या obtain करना है? he should obtain from SSC, क्या obtain करेंगे? जो एविडेंस प्रूफ है, ये जो क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शन वगैरह मांग रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ एविडेंस होगा, तो एविडेंस वगैरह, प्रूफ वगैरह इन्हें मांगने होंगे। ही हैज़ टू टेक द प्रूफ और एविडेंस फ्रॉम होम, ही हैज़ टू टेक द प्रूफ और एविडेंस फ्रॉम एसएससी, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिडक्शन अलायंस आप ले रहे हैं तो प्रूफ चाहिए, एंड ये बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किसको लेने को कह दिया गया है? बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन, अगर कुछ भी डिडक्शन अलायंस वगैरह देना है तो ही शुड टेक द प्रूफ फ्रॉम एसएससी। अब एग्जाम्पल जैसे आपको रेंट है, इफ़ यू वांट टू टेक द क्लेम ऑफ रेंट, ठीक है, तो रेंट क्लेम करना है तो यू नीड रेंट रिसिप्ट। आपको क्या चाहिए? रेंट रिसिप्ट चाहिए। इसमें अगर मैं ऐसा कह दूं कि एग्जेम्पशन फ्रॉम एचआरए भी चाहिए, इफ़ यू वांट टू क्लेम द एग्जेम्पशन फ्रॉम एचआरए, यू विल नीड व्हाट? यू विल नीड रेंट रिसिप्ट। सो दिस इज 192 2D, दिस इज व्हाट? 192 सबसेक्शन 2D। इतनी बात आई समझ में? यस मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एनालिसिस। नाउ आई एम व्हाट? स्टार्टिंग विद एनालिसिस। मैम एनालिसिस किस चीज़ का? एनालिसिस किस चीज़ का? चलो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव मेक सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे आपको मुझे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस बताना है रिगार्डिंग दिस 192 सबसेक्शन, 192 फॉर टीडीएस ऑन सैलरी एंड 192 2D के बारे में। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बट लेट अस सी दैट एनालिसिस। सो हियर आर द पॉइंट्स, यहाँ पे वो रहे हमारे कुछ की पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। एंड चलो, हियर आर द की पॉइंट्स। यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट सेक्शन 192, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 एनी पर्सन बोला है। सो एनी पर्सन, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल, वेदर HUF, वेदर AOP, BOI, और any person is required to deduct the TDS if he pays salary. If he pays salary, it doesn't matter whether he conducts business or not. बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बट इफ़ अ पर्सन इज एंगेज्ड, व्हाट? इफ़ अ पर्सन इज एंगेज्ड, अगर एक पर्सन क्या कर रहा है? इफ़ अ पर्सन इज एंगेज्ड in giving the salary, giving an income that is taxable under the head salary, that means what? That just mean that TDS is needed to be deducted अगर सैलरी टैक्सेबल है तो। इफ़ द सैलरी इज टैक्सेबल तो ऐसा करना होगा। When at the time of payment, जब पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे आपको TDS काटना है, you have to deduct TDS। मतलब ये कि क्रेडिट डजेंट मैटर,
इवन दो आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, क्रेडिट की जाती है एम्प्लॉई के अकाउंट में, तो वो मैटर नहीं करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम TDS काट रहे हैं एट पेमेंट टाइम, दैट मीन्स जो भी रेलिवेंट रेट है ना, दैट मीन्स अगर कभी क्या होता है, कभी अगर ये जो सैलरी है, सैलरी इज पेड इन अरियर्स, सैलरी अरियर्स में पे हो रही है, तो जो भी रीसेंट रेट है, अपडेटेड रेट है, उस पे दे वांट टू टेक द टैक्स, उस पे दे वांट टू कलेक्ट द टैक्स। देयरफॉर दे वांट कि इवन इफ देयर इज अरियर्स ऑफ सैलरी, तो जिस टाइम यू आर मेकिंग द पेमेंट, एट दैट टाइम TDS would be deducted. Now, if an employee has more than one employer, then at the choice, एम्प्लॉय कैन डू वॉट, एम्प्लॉय कैन फर्निश टू वन ऑफ द एम्प्लॉयर, किसी एक एम्प्लॉयर को अपनी डिटेल्स फर्निश कर देगा, डिटेल ऑफ द इनकम अलग अलग जगहों से। उसको सपोज उसके 3 एम्प्लॉयर हैं, तो एक एम्प्लॉयर को, किसी एक एम्प्लॉयर को क्या करेगा, बाकी 2 एम्प्लॉयर्स की डिटेल दे देगा कि उनसे कितनी सैलरी रिसीव हो रही है, हाउ मच सैलरी ही इज रिसीविंग फ्रॉम दी अदर एम्प्लॉयज। आइदर ड्यू और रिसीव, ड्यू भी हुई है तो भी डिटेल देनी है, रिसीव हो रही है तो भी क्या करना है, डिटेल देना है। TDS कितना काटा है उन एम्प्लॉयर ने, ही हैज़ टू गिव द डिटेल ऑफ दैट ऑल्सो, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर को TDS कट करना ज़रूरी है अगर उसकी सैलरी टैक्सेबल होती है तो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ही शुड फर्निश द इंफॉर्मेशन, यहाँ बोला है उसे इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। हाउएवर ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर विल स्टिल डिडक्ट द TDS बिकॉज सैलरी ऑफ दैट पर्सन इज टैक्सेबल। ठीक है, तो उसे क्या करना है, सैलरी की इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज ड्यू और रिसीव, दैट इज व्हाट ड्यू रिसीव्ड, और TDS कितना कटा, और एनी अदर पर्टिकुलर एज मे बी नीडेड, या फिर कोई और पर्टिकुलर अगर है तो वो इंफॉर्मेशन भी ही हैज़ टू गिव। नाउ दिस एम्प्लॉयर वुड कंसिडर द डिटेल, ये सारी डिटेल हमारा ये एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा, एंड आफ्टर कंसिडरेशन ही वुड डिडक्ट द TDS। आफ्टर ऑल द कंसिडरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, ही वुड डिडक्ट TDS अकॉर्डिंगली। यही बोला है यहाँ पे भी, ऑल एम्प्लॉय टू डिडक्ट TDS इफ टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल सैलरी, इफ टैक्स इज पेबल ऑन द सैलरी दैट इज पेड बाय देम। अगर सैलरी वो पे कर रहे हैं और वो टैक्सेबल सैलरी है, तो हर एक एम्प्लॉयर को TDS तो डिडक्ट करना ही होगा, हर एक एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, TDS तो डिडक्ट करना ही होगा। देन इसके बाद क्या आता है, इफ असेसी इज एंटाइटल टू एनी रिलीफ, अगर SEC को रिलीफ मिलता है 89 सबसेक्शन 1 में, देन ही हैज़ टू सबमिट द पर्टिकुलर्स, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर्स भी सबमिट करने होंगे, किसको, SEC को, टू द एम्प्लॉय, एंड अगेन आफ्टर टू द एम्प्लॉयर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, टू एम्प्लॉयर आएगा। तो SEC को क्या करना होगा, SEC को यहाँ पे एम्प्लॉयर को, SEC को क्या करना होगा, एम्प्लॉयर को पर्टिकुलर सबमिट करने होंगे। SEC नीड टू सबमिट टू द एम्प्लॉयर व्हाट द पर्टिकुलर, उन्हें पर्टिकुलर सबमिट करने होंगे, एंड दिस पर्टिकुलर जो है, आफ्टर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर ही विल डिडक्ट TDS अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन इसके बाद इफ असेसी रिसीव्स इनकम फ्रॉम अदर हेड ऑल्सो, असेसी को किसी और अदर हेड से इनकम होती है, चलेगा, ही कैन गिव द डिटेल ऑफ सच इनकम। दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर SEC है, इस SEC को इनकम होती है सैलरी से, तो सैलरी की डिटेल के साथ अदर कहीं भी इनकम होती है, कोई और सोर्स में इनकम होती है, इट कुड बी कैपिटल गेन या फिर इट कुड बी अदर सोर्सेज, कहीं से PGBP से भी इनकम होती है, तो अदर सोर्स से, अदर सोर्सेज है, इट्स नॉट अदर सोर्स हेड, तो अदर भी इनकम होती है, तो वो क्या कर सकता है, दिस SEC कैन गिव द डिटेल। हाउएवर यहाँ पे अदर सोर्स में जो लॉस हो रहे हैं, इनकम जो अलग अलग सोर्स से आ रही है, फी सफरिंग लॉसेस फ्रॉम दैट सोर्सेज, तो लॉसेज यहाँ पे एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं कर सकता एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी लॉस सैलरी से क्या होगा, यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है। तो हेयर यू हैव टू नोट दैट सैलरी से सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पे सेट ऑफ होता है, तो सैलरी से जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि
employer, if employee is suffering losses under various sources, but he can take the benefit of the loss of house property from salary, so he will furnish the detail of losses of house property to the employer. और बाकी सेक्शंस में अगर कोई लॉसेस होते हैं, किसी और हेड में लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ नहीं, जब वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा वहाँ लॉस क्लेम करेगा। यहाँ एम्प्लॉयर उसको उसका सेट ऑफ नहीं दे सकता। एम्प्लॉयर के हाथ में सिर्फ ये राइट है कि वो हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करवा सकता है, उसके लॉस को सेट ऑफ करवा सकता है, अदर किसी लॉस को नहीं। तो इनकम फ्रॉम अदर हेड चलेगा लेकिन लॉसेस नहीं चल सकते। इसका मतलब ये कि कोई और इनकम प्लस लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन कंसिडर कर सकता है? हमारा एम्प्लॉयर इन सेम फाइनेंशियल ईयर। नाउ ही शुड गिव द पेयर ऑल द पर्टिकुलर्स, ये सारे पर्टिकुलर्स इनकम जो हो रही है उसके रिगार्डिंग, जितना भी जहाँ भी टीडीएस जिस प्रोविजन में डिडक्ट हुआ उसकी डिटेल दे, लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी से हुआ तो उसकी डिटेल देगा। पेयर इज़ व्हाट? एम्प्लॉयर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर दैट मीन्स एम्प्लॉयर विल टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन कंसिडरेशन फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, बट दिस यहाँ पे याद रखना ये टीडीएस डिडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, द पॉइंट इज दैट दिस डज नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं करेगा टैक्स डिडक्टेबल एक्सेप्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम द सैलरी। यहाँ पे वही बोल रहा है, सैलरी जो है, सैलरी में से सिर्फ आप क्या कर सकते हो? यू कैन सेट ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी लॉस। इसके कारण अगर टीडीएस रिड्यूस होता है तो दैट्स ओके, इसके कारण टीडीएस रिड्यूस होता है तो दैट्स ओके। अदरवाइज किसी और सोर्स में अगर लॉस हुए हैं उसके कारण यहाँ टीडीएस रिड्यूस नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर अदर इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम को कंसीडर नहीं करने के बाद जितना टीडीएस डिडक्ट होना था, एटलीस्ट वो टीडीएस तो डिडक्ट होगा। हाउएवर अदर सोर्सेज की इनकम, अदर जितने भी हेड्स हैं उनकी इनकम कंसिडर करने के बाद टीडीएस बढ़ सकता है। दे कैन डिडक्ट द टीडीएस एट हायर रेट, बट यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते। रिडक्शन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस तक का एप्लीकेबल है, allowed है in the hands of employer. I hope you are getting this thing what I am trying to explain, that यहाँ पे टीडीएस का रिडक्शन नहीं हो सकता, होगा तो सिर्फ इतना कि सैलरी में से हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्या करेंगे आप? सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे टीडीएस एटलीस्ट उतना तो डिडक्ट होगा कि अगर आप अदर इनकम और उसका टीडीएस कंसिडर नहीं भी करते तो जितना टीडीएस डिडक्ट होना था एटलीस्ट वो तो डिडक्ट करना ही होगा। दैट मीन्स अदर सोर्सेज की टीडीएस और इनकम को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ सैलरी में होने वाला सैलरी से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ही आप क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये मैंने नोट्स ऑलरेडी इसलिए प्रिपेयर कर लिए ताकि जितना हो सके हम टाइमिंग बचा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इससे मेरे एफर्ट्स डबल हो गए, जो आपको लिखते लिखते बता सकती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा लिखा करा फिर एक्सप्लेन किया, तो दैट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी, बट इट्स ओके। अभी आपके लिए टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बढ़े आगे। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Now this is what? This is 192A. This is what? This is 192A. And what is this 192A is about? Payment of accumulated balance due to employee. This is about what? Payment of the accumulated balance to employee. Accumulated balance payment to whom? To employee. अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे you have to keep in mind that this is a section which overrides. This is a section which overrides the act. 192A is a section which clearly overrides the act. यहाँ पे एक सेकेंड ठीक है, चलो वो पेज थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है? 192A. 192A is a section which overrides act. It's override act. अब यहाँ पे हमें क्या समझना है? Here the trustee or authorized person in
authorized person of the scheme. Here, trustee or the authorized person of scheme who makes payment to the employee, and the payment is regarding the accumulated balance due for participating in recognized provident fund. सबसे पहला जानना ज़रूरी है कि ये सेक्शन ओवरऑल एक्ट को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज हियर देयर इज अ ट्रस्टी, ये जो संभालते हैं इन फंड्स को ट्रस्टी और ऑथोराइज्ड पर्सन, trustee or authorized person when they make payment to the employee, when they make payment to whom, payment to employee, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को, पेमेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस दैट इज ड्यू टू दैट एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करता है ये एम्प्लॉय एंड ही इज गेटिंग द पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ठीक है। नाउ इफ ही इज गेटिंग पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस एंड रूल 8 का पार्ट ए फोर्थ शेड्यूल डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे मैं बताती हूँ अभी क्या है रूल 8 वगैरह क्या है। तो शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल जो है, फोर्थ शेड्यूल में जो भी दिया है पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल, पार्ट ए रूल 8 पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इफ़ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस, इफ़ इट्स नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस यहाँ पे क्या करना होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं यू हैव टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 10%, you have to deduct at the rate of 10% what, TDS, you have to deduct TDS at the rate of 10% on the accumulated balance। जितना accumulated balance आप पे कर रहे हैं उसका 10% लेना होगा। if accumulated balance payment जो हो रहा है, this payment or aggregate payment I am talking about, payment or aggregate payment in a financial year exceeds 50,000, if the payment or aggregate payment in the financial year exceeds what, it exceeds 50,000, ठीक है। now here 10% तो डिडक्ट होगा ओनली व्हेन द पर्सन शोज यू द पेन, इफ ही इज क्या होगा, ये जो इसको भी आप पेमेंट कर रहे हो, इफ दैट पर्सन फर्निशेस द पेन नंबर अपना फर्निश करता है किसको, पेयर को, ट्रस्टी या ऑथोराइज पर्सन को, तब तो 10% होगा। बट इफ ही फेल्स टू फर्निश द पेन, तो यहाँ पे जो टैक्स रेट है दैट विल बी मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यहाँ जो टैक्स रेट है दैट वुड बिकम व्हाट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो हो जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स वुड बी डिडक्टेड। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये 192A आपको समझ में आया, यस मैम 192A समझ में आया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, और वो क्या है, जो चीज़ें समझ नहीं आई वो ये है कि ये रूल 8 पार्ट ए फोर्थ शेड्यूल जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो 10% का आपको TDS कट करना है। बट अगर ये रूल एप्लीकेबल हो गया तो TDS इज नॉट डिडक्टेड, तो TDS डिडक्ट नहीं होता है। एंड व्हाट आर दोज रूल्स, वो रूल्स में क्या दिया है, अब वो सारा बैकग्राउंड समझते हैं। मतलब वी आर मूविंग टू एनालिसिस नाउ। Now we are moving to what? Now we are moving to analysis portion. So let us start with that. See, there is an act that is Employee Provident Fund Act 1952. Okay, there is Employee Provident Fund Act 1952. Okay, now this Employee Provident Fund Act 1952, in this act certain employers are required, under this act there are certain employers who are required to comply with this act। कुछ ऐसे employers बता के रखे हैं that they are required to comply with this act।
इस एक्ट में जो स्कीम दी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, तो ये एक्ट है, ये एक्ट ने बताया है कुछ सर्टेन एम्प्लॉयर्स बताए हैं, इट हैज़ गिवन सर्टेन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, जिन्हें क्या करना है, who are required to comply what, who are required to comply the scheme, and which scheme that is employee provident fund की scheme, this is fund scheme 1952। यहाँ तक बात समझ में? ओके, एंड दिस एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो, या तो ये क्या करें, इस स्कीम को फॉलो करना है, या फिर यही एम्प्लॉयर जो है, सर्टेन एम्प्लॉयर्स दे आर इवन परमिटेड, दे आर इवन व्हाट परमिटेड, इन्हें किस चीज़ के लिए परमिट किया जाता है, दे आर परमिटेड टू हैव देयर ओन प्राइवेट provident fund, in fact they are permitted to have their own private provident fund। ठीक है भाई, अच्छी बात है। नाउ बट अगर प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है तो दे नीड टू टेक अप्रूवल फॉर दिस फंड, इस फंड के लिए अप्रूवल लेना होगा, एंड अप्रूवल विल बी फ्रॉम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सो व्हेन दिस इज अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड हो गया तो इट बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या फिर अगर इस एक्ट के अंदर ये वो स्कीम को फॉलो कर रहे हैं तो अगेन दिस इज व्हाट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? जो यहाँ लिखा है, द ट्रस्टी अथॉरिटी ऑफ द ट्रस्टी और अथोराइज्ड पर्सन ऑफ दिस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के जो ट्रस्टी हैं, जो अथॉरिटी है, तो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये आपको समझ में आया? नाउ अब क्या होता है, ये जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कुछ प्रोविजंस है, देर आर सर्टेन प्रोविजंस दैट रिलेट्स टू दिस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एंड ये जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, ये कहाँ लिखे हैं, दिस आर रिटन इन शेड्यूल 4। ये जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड प्रोविजन है, दैट आर रिटन इन शेड्यूल 4 पार्ट ए। ओके, सो अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ये जो भी रूल 8 है, रूल 8 के जो प्रोविजंस हैं, रूल 8 में क्या लिखा है, रूल 8 यहाँ पे शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 का पार्ट ए है, उसमें एक रूल है, रूल नंबर 8, समझ रहे हो? शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 में क्या है, पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या है, रूल 8 है, और रूल 8 बोलता है विड्रॉल ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय विड्रॉ करते हैं, एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय विड्रॉ कर रहे हैं क्या, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इफ दे आर विड्रॉइंग द एक्यूमुलेटेड balance from the recognized provident fund, then that withdrawal will be exempt if following condition is satisfied। यहाँ पे अगर वो विड्रॉ भी कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इवन द विड्रॉल इज मोर देन 50,000, इवन दो विड्रॉल मोर देन 50,000 है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, दैट विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट होगा अगर कुछ सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन कंप्लाई होती है, तो दैट विड्रॉल विल बी एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे वो विड्रॉल क्या है तो यहाँ पे अब टीडीएस नहीं कटेगा, और कब नहीं कटेगा, सबसे पहले इफ द एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड अ कंटिन्यूस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर। एम्प्लॉय जो है, जो हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने क्या किया है, इफ द एम्प्लॉय रेंडर्ड सर्विस एंड दैट इज कंटिन्यूस सर्विस for 5 years or more, employee rendered the continuous service for 5 years or more to the employer। ठीक है, अब ये जो 5 years है, this 5 years means service rendered with previous employer। अगर आपने क्या है, employer अगर change भी किया है तो previous employer plus current एम्प्लॉयर दोनों की सर्विसेज काउंट की जाएंगी, बट द थिंग इज
For calculation of 5 years, previous employer as well as current employer service year will be counted. However, this current employer should also have either a private fund that is approved by CIT CCIT, or he is also under the employer provident fund scheme. ओके तो यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉय के पास अगर कुछ आपका बैलेंस प्रोविडेंट फंड का बचा होगा तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. सो फर्स्ट थिंग, अगर आपने 5 years या मोर की क्या की है, अगर सर्विस रेंडर की है कंटिन्यूस सर्विस, इन दैट केस नो TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. इवन इफ चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट, बिकॉज अगर दोनों ही एम्प्लॉयर अंडर द सेम स्कीम थे तो देयर इज़ नो इशू, तो 5 years तो भी काउंट होगा. Second is what? Second is employee को terminate किया because of the reason which were beyond his control. Employee has been terminated, निकाल दिया गया. Employee has been terminated, but reason were beyond the control. It has been terminated, he has been terminated. reason beyond the control, कोई कंट्रोल में नहीं थे रीज़न, तो रीज़न व बियॉन्ड दी कंट्रोल, तो कंट्रोल के बाहर हो गए थे रीज़न. लाइक हेल्थ इश्यूज हो सकता है, डिसेबल हो गया, डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया, तो कोई भी रीज़न हो सकता है. तो यहाँ पे हेल्थ लिख सकते हो, बिजनेस ही हमारा डिसकंटिन्यू हो गया, तो उस केस में इन दिस केस इफ़ ही टेक्स मनी, विड्रॉज मनी फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो यहाँ पे भी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इज इफ ही हैज़ रिजाइंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years. खुद एम्प्लॉई रिज़ाइन करता है. एम्प्लॉई ने क्या किया? इफ़ एम्प्लॉय रिज़ाइंस एंड रिज़ाइन करके किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करने चला गया. एम्प्लॉय रिज़ाइंस एंड वॉट ही जॉइंस, रिज़ाइन किया एंड जॉइन करता है अनादर एम्प्लॉयर, और ऐसे एम्प्लॉयर को जॉइन कर रहा है, वो भी क्या मेंटेन करते हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहे हैं. दैट इज अनादर एम्प्लॉयर को ज्वाइन करता है, एंड द अनादर एम्प्लॉयर इज ऑल्सो गवर्न अंडर EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ही वो गवर्न होते हैं, तो यहाँ पे भी चलेगा. यहाँ पे भी विड्रॉल इज नॉट इक्विवेलेंट, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा. इतनी बात आई समझ में ना? अगर इन 3 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन आ जाए तो सो यहाँ पे याद रखना, इन अगर अदर देन दिस, अदर इसके बाद अदर देन दिस कोई भी कंडीशन आती है, अदर देन दिस कोई भी कंडीशन आती है, तो दैट विल बी टैक्सेबल. वहाँ टैक्सेबल होगा. ओनली द लिमिट ऑफ 50,000 यू हैव टू keep in mind. Why? Because that is to reduce the compliance burden of employee for having low income. लो इनकम वालों के लिए क्या वो कंप्लाइंस करके बताए कि भाई हमारी तो इनकम इतनी नहीं है, हमें क्या करो, ये TDS नहीं कटना चाहिए, फिर अब वो रिटर्न भरेंगे, फिर रिफंड क्लेम करेंगे. तो वहाँ इतना बोला है कि अदर देन इन तीनों के अलावा कुछ होगा तो टैक्सेबल होगा. बट यहाँ पे आप 50,000 की लिमिट याद रखना, एंड दिस 50,000 लिमिट इज गिवन जस्ट टू अवॉइड द कंप्लाइंस बर्डन. कंप्लाइंस बर्डन हटाने के लिए है फॉर द एम्प्लॉय हैविंग लो इनकम, फॉर द एम्प्लॉयज हु इज हैविंग व्हाट? द लो इनकम. ठीक है. नाउ इसके अलावा और एक फर्दर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है. ये फैसिलिटी तो है 50,000 की, बट देर इज़ फर्दर फैसिलिटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, और वो कौन सी है? सेल्फ डिक्लेरेशन की. फिर क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन की सर्विस भी प्रोवाइड की है. मैम ये सेल्फ डिक्लेरेशन की सर्विस में क्या है? इन सेल्फ डिक्लेरेशन क्या करना होगा? सेल्फ डिक्लेरेशन में कि सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाए, तो फॉर्म 15G, इफ़ यू नो एंड आई थिंक यू शुड नो दिस, आर्टिकलशिप की है, तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दैट इज़ फॉर सीनियर सिटीज़न, अगर वो सबमिट करते हैं, देते हैं कि मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है तो हमारा टैक्स नहीं कटना चाहिए, दैट टोटल इनकम इंक्लूडिंग द प्री मैच्योर विड्रॉल, अगर टोटल इनकम इनकी देखी जाए इंक्लूडिंग द प्री मैच्योर विड्रॉल, तो भी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा नहीं होती है. ऐसा अगर सेल्फ डिक्लेरेशन मिलता है तो इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा? नो TDS वुड बी डिडक्टेड. इन दैट केस नो TDS वुड बी डिडक्टेड. ठीक है. So this was what? This was about 192
A. ये किसके बारे में है? दिस इज ऑल अबाउट 192A. बट नाउ वन थिंग आई सेड, इन जनरल यहाँ पे क्या है, इन्हें पेन देना होता है और पेन नहीं दे पाए, फर्निश नहीं कर पाए तो MMR की रेट से दिस वुड बी टैक्सेबल. बट जनरली क्या होता है, अदर देन दिस अगर कोई सेक्शन देखें तो इफ अ SSC फेल्स टू फर्निश पेन, वो फर्निश नहीं कर पाते हैं पेन, तो इन दैट केस द रेट ऑफ टैक्स जो दे के रखा है, द रेट एट विच TDS टू बी डिडक्टेड, द रेट दैट इज रेट प्रिस्क्राइब्ड, वी हैव टू सी दैट रेट, और 20% whichever is higher, 20% or the rate prescribed whichever is higher, and this thing has been given in section 206AA. This has been given where? In section 206AA. अब आप बोलेंगे मैम पेन की बात कर रहे हो तो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी विल नॉट हैव पेन, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी विल नॉट हैव पेन, तो यहाँ पे ये सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी. This does not apply to non-resident. This does not apply to foreign company. In case if they are making 4 types of payment, अगर वो ये 4 type of payment कर रहे हैं, that is payment of interest, that is they are paying what royalty, और इफ कैपिटल गेन से रिलेटेड ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट है तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट रिलेटेड पेमेंट दे आर मेकिंग, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अगर ये कोई पेमेंट वो करते हैं तो इन दैट केस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इफ दिस पेमेंट इज बीइंग मेड बाय देम, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, ये वाला प्रोविजन पेन का एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ दे फर्निश व्हाट, इस केस में अगर वो क्या डिटेल्स फर्निश कर देते हैं, दे फर्निश नेम, दे फर्निश नेम, दे फर्निश ईमेल ID, कॉन्टैक्ट डिटेल, ओके, ये दे देते हैं. सेकेंड इज एड्रेस आउटसाइड इंडिया, ये जो डिडक्टी है, डिडक्टी का आउटसाइड इंडिया एड्रेस वेयर ही इज़ परमानेंट रेसिडेंट, जहाँ पे वो क्या है, रेसिडेंट है, तो एड्रेस आउटसाइड इंडिया वेयर ही इज़ रेसिडेंट, एड्रेस आउटसाइड इंडिया जहाँ ये कौन है, वेयर ही इज़ रेसिडेंट, जहाँ ये भाई साहब रेसिडेंट है. एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस, या फिर क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस, जैसे यहाँ तो हमारे पास आधार कार्ड वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि हम इंडिया के हैं, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें अगर वो दे देते हैं तो इन दैट केस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पेन, और ये 206AA का जो प्रोविजन है दैट डज नॉट बिकम एप्लीकेबल टू देम. दिस कंप्लीट्स योर 192A का पार्ट. जितनी भी चीज़ें इससे इंटरलिंक हो सकती थी आई हैव ट्राइड टू गिव यू. Now let us move to section number 193, and this section number 193 is about TDS on interest on security. It is about what? TDS on interest on security. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 192, लेट अस रिवाइज. 192 क्या था? 192 मैम सैलरी का था, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट किसी को भी सैलरी दो. देन था हमारा EPF से रिलेटेड, दैट इज़ 192A एंड 192A, बट ऑब्वियसली मैम EPF की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेसिडेंट को ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी पर्सन जो यहाँ पे काम कर रहा है, अगर वो ऐसे एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है जिस पे EPF लगता है, तो वहाँ पे अगर ऑथोराइज पर्सन या ट्रस्टी उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो TDS डिडक्ट होगा. देन 193 में 193 इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे अगर हम बात करें तो इट्स ओनली अबाउट रेसिडेंट अगेन, इट्स ओनली अबाउट रेसिडेंट अगेन. जब मैंने पढ़ाई की थी तो मेरे पास चार्ट है, आई थिंक मैंने ना रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बेसिस पे सारे डिवाइड कर दिए थे TDS, और उसके बेसिस पे मैंने चार्ट बनाया था. लेट्स सी इफ मैं उसे देख पाई तो मैं आपको वो भी दूंगी, तो वो एक बार आप गो थ्रू ज़रूर कर लेना, ठीक है. चलो नाउ कवरिंग 193 सेक्शन को कवर अप करते हैं. एंड व्हाट इज़ इन 193, यहाँ बोला है इफ़
यू आर पेइंग टू होम, सेक्शन 193, यहाँ पे आप किसको पे कर रहे हैं? यू आर पेइंग टू रेसिडेंट। यहाँ किसको पेमेंट हो रहा है? पेमेंट इज मेड टू रेसिडेंट, ठीक है। Now when payment is made to resident regarding the interest payment is made to resident को क्या जा रहा है? Interest on security is given to whom? Interest on security is given to resident. तो in this case TDS is required to be deducted at the time of credit. TDS is required to be deducted at the time of credit or payment, whichever is earlier. This has been record. यहाँ आप शायद देख पा रहे हो ये चार्ज हो रहा है, और चार्ज होने के कारण ये जो फम्बलिंग इतनी हो रही है ना, इसलिए हो रही है ये हैंड राइटिंग में। एंड मैं आपको बताऊँ, आज सुबह से कम 7 से 8 बार लाइट जा चुकी है। मुझे थोड़ा सा टेंशन ये हो रहा है कि मैं कब आपको रिकॉर्ड करके पूरा दे पाऊँगी, बिकॉज लाइट इतनी ज़्यादा आज जा रही है, हर आधे घंटे बाद तो लाइट को जाना है। एंड थोड़ा सा इसलिए राइटिंग जो है ना, ये इग्नोर ही करना, क्योंकि ये कई बार होता है कि जब गैजेट चार्ज हो रहा होता है तो ये फम्बलिंग आती ही है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें आप मेरे लिए ये देखो कर लेते हो एडजस्ट, तो ये भी कर लेना, ठीक है। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इफ गिवन, तो यहाँ पे क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट चाहे कैश में हो या फिर चेक, थ्रू ड्राफ्ट, एनी मोड, कैसे भी पे करो, दैट डजेंट मैटर कि हाउ द पेमेंट इज मेड, बट विच एवर इज अर्लियर, TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। TDS कितने पे डिडक्ट होगा? एट द रेट ऑफ 10% ऑन इंटरेस्ट पेबल। ऑन व्हाट? ऑन इंटरेस्ट दैट इज पेबल। जितना इंटरेस्ट पे हो रहा है, दैट ऑन दैट 10% इज टू बी डिडक्टेड। नाउ वन मोर थिंग, सपोज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, एनी इनकम, कोई भी ये जो सिक्योरिटी आपने खरीदी, इस सिक्योरिटी पे होता है इंटरेस्ट, आपको अर्न होता है, एंड इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटी इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट। दिस इंटरेस्ट इज सपोज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट, आइदर द नेम बी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इसे, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, या फिर क्या कर दिया, किसी सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। Interest on security, this interest earned on security if have been credited to any account, let it be interest payable account or suspense account, then this credit, ये जो आपने क्रेडिट किया है, this credit shall be deemed to have been credited to the account of payee। ये क्रेडिट मान लिया जाएगा कि पेई के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। This is deemed to be credited in the account of payee, ऐसा मान लिया जाएगा। एंड फिर क्रेडिट बेसिस पे 10% इंटरेस्ट पेबल जो है उसका क्या करना है? TDS डिडक्ट करना है उसका। यू हैव टू व्हाट? डिडक्ट द TDS। ओके, नाउ कहाँ पे एक्सेप्शंस है व्हेन 193 वुड नॉट बी एप्लीकेबल? तो जहाँ पे 193 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ मतलब है कि जहाँ पे TDS आपको डिडक्ट नहीं करना, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको TDS डिडक्ट नहीं करना होगा? तो लेट अस डिस्कस दैट। तो फर्स्ट इज नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड, कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा if the interest is payable to individual HUF who is resident in India। अगर एक इंडिविजुअल या फिर एक इंडिविजुअल HUF who is a resident in India, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF को अगर पेमेंट हो रहा है on the debentures that is issued by a company in which public substantially interested। अब ये इंटरेस्ट उन्हें क्यों अर्न हुआ? ये इंटरेस्ट अर्न हुआ बिकॉज दे आर हैविंग व्हाट? डिबेंचर ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, डिबेंचर ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है, पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जहाँ पे, तो यहाँ पे
इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय एन अकाउंट पे चेक, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट जो है अकाउंट पे चेक से जाता है, इंटरेस्ट कैसे जा रहा है, इंटरेस्ट बाय अकाउंट पे चेक प्लस इंटरेस्ट जो जितना जा रहा है, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और लाइकली टू बी पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट इंटरेस्ट जो पे या लाइकली टू बी पे है, पे हो गया या फिर पे होने वाला है, एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड और लाइकली टू बी पेड, पेड या लाइकली टू बी पेड इन अ ईयर जो है, पेड और लाइकली पेड जो है, इट डज नॉट एक्सीड 5,000, 5,000 से ज़्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 5,000, तो उस केस में नो टीडीएस, इन दैट केस नो टीडीएस। तो फर्स्ट इज पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कौन है? पब्लिक। पब्लिक ऐसी कंपनी जहाँ पे वेयर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड डिबेंचर इशू करती है, उन डिबेंचर पे इंटरेस्ट अर्न होता है, वो इंटरेस्ट अगर अकाउंट पे चेक से दिया 5,000 तक है तो इन दैट केस नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। अब इसकी जगह हो गई क्या, एक लिस्टेड कंपनी डिबेंचर इशू करती है आइदर इन फिजिकल और डीमेट फॉर्म। अब आ गई कौन? पब्लिक कंपनी नहीं, यहाँ पे हमारी आ गई लिस्टेड कंपनी है अब ये। तो ये लिस्टेड कंपनी डिबेंचर अगेन इशू करती है और डिबेंचर हैज़ बिन इशूड, चाहे फिजिकली डिबेंचर इशू करे या फिर इन डीमैट फॉर्म दे आर इशूइंग द डिबेंचर एंड दिस डिबेंचर आर नॉट लिस्टेड, ये डिबेंचर लिस्टेड नहीं है, दिस डिबेंचर्स आर नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ भी वही होगा, अगर फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल एचयूएफ को 5,000 तक डिबेंचर का इंटरेस्ट जाता है, इफ़ इंटरेस्ट अप टू 5,000 इज पेबल इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर इंटरेस्ट यहाँ पे भी क्या है, इफ़ इंटरेस्ट अप टू 5,000 इन पेबल इन फाइनेंशियल ईयर टू होम, टू इंडिविजुअल, टू एचयूएफ, अगर इतना ही जा रहा है देन इन दैट केस ऑल्सो नो टीडीएस, तो यहाँ पे भी कोई टीडीएस नहीं है। सेकेंड सिचुएशन, लिस्टेड कंपनी है, डिबेंचर फिजिकल फॉर्म में है एंड डिबेंचर अब लिस्टेड भी है। फिर से अब लिस्टेड कंपनी है, यस, डिबेंचर है कौन से? फिजिकल फॉर्म में। नाउ डिबेंचर आर इन विच फॉर्म? डिबेंचर्स आर इन फिजिकल फॉर्म एंड दिस डिबेंचर आर लिस्टेड। यहाँ लिस्टेड नहीं थे, यहाँ लिस्टेड भी हो गए, तो यहाँ पे भी टीडीएस तब तक डिडक्ट नहीं होगा अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को 5,000 तक का इंटरेस्ट जा रहा है, तो नो टीडीएस, तो यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं होगा ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर मैं आगे बोलूँ तो यहाँ डिबेंचर की बात है, अब हम सिक्योरिटीज़ पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी में क्या है, इफ़ एनी इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सिक्योरिटी दैट इज़ इशूड बाय कंपनी, कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है? सिक्योरिटी इशू करती है। तो इफ़ कंपनी इशू सिक्योरिटी, कंपनी ने सिक्योरिटी इशू की है एंड दिस सिक्योरिटी इज इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म दैट इज डीमेट फॉर्म and this is listed security, this is what listed security, then also no TDS. So interest payable, और यहाँ कोई लिमिट भी नहीं दी, देर इज़ नो लिमिट गिवन ओवर हेयर, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि नो TDS वुड बी डिडक्टेड ऑन एनी इंटरेस्ट, एनी बोल रहा है, नो TDS विल बी डिडक्टेड ऑन एनी इंटरेस्ट दैट इज पेबल ऑन एनी सिक्योरिटी दैट हैज़ बीन इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दैट मीन्स यहाँ TDS नहीं है एंड विदाउट लिमिट TDS नहीं है, बिकॉज कुछ भी नहीं दिया है 5,000। और यहाँ तो चलो अभी आप डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे और आ गया जो क्लियरिफाई, और क्या किया है, क्लियरिफाई किया है एनी सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी, तो ये कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रही है, डीमेट फॉर्म में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लिस्टेड भी है। अब यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, जो मैंने कहा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कितना भी इंटरेस्ट हो वहाँ पे TDS नहीं कटेगा, और साथ साथ में स्टेटस ऑफ पे भी इररिलेवेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ पे का क्या स्टेटस है वो भी नहीं देखा जाएगा, तो यहाँ स्टेटस ऑफ पे वुड ऑल्सो बी इग्नोर्ड और यहाँ कोई TDS कट नहीं होगा, नो TDS वुड बी डिडक्टेड ओवर हियर। सबसे पहले डिबेंचर से रिलेटेड कहानी थी, फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फिर इसके बाद अभी हम रिवाइज करेंगे पर अभी आगे कर लें कि अगर
सिक्योरिटी, फिर से सिक्योरिटी है, लेकिन अब सिक्योरिटी कौन इशू कर रहा है? नाउ द सिक्योरिटी इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सिक्योरिटी इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन सच सिक्योरिटी, नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। However, TDS shall be deducted on 7.75% सेविंग बॉन्ड। सेविंग बॉन्ड जो है 7.7% का सेविंग बॉन्ड है, दैट इज ऑफ 2018। इफ द इंटरेस्ट पेमेंट इज मोर देन 10,000, तो यहाँ पे TDS कट जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। हियर TDS वुड बी डिडक्टेड, हियर द TDS वुड बी व्हाट? डिडक्टेड। ओके, नाउ नो TDS शैल बी डिडक्टेड। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप क्या देते हो, उन्होंने कोई सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी है, उन्हें अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो नो TDS वुड बी डिडक्टेड, कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। और इसी तरह इंडियन रेलवे जो है, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास अगर कैपिटल गेन बॉन्ड है या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास कैपिटल गेन बॉन्ड है, तो कैपिटल गेन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का है, तो उनको भी कोई TDS नहीं डिडक्ट होगा, उनके लिए भी क्या होगा? नो TDS वुड बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे दो हैं, क्या है? एक इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कैपिटल बॉन्ड, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, तो इन बोथ द केसेस नो कैपिटल गेन बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नो TDS वुड बी डिडक्टेड। तो दिस इज 193 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो 193 जो है, 193 में क्या कहा गया था? 193 में कुछ कुछ ऐसा मैम कहा गया था, चलो हाँ जस्ट मिनट, चलो। तो सेक्शन क्या है? ये बहुत बहुत दिक्कत देता है मेरे को। सेक्शन 193, सेक्शन 193 किसके लिए है? रेसिडेंट के लिए। सेक्शन 193 किसके लिए? रेसिडेंट के लिए। अब ये जो सेक्शन 193 है, इट इज़ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इट इज़ अबाउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ओनली फॉर रेसिडेंट। कब कट करना है हमें TDS, कब डिडक्ट करना है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एट द रेट ऑफ 10% ऑन इंटरेस्ट पेबल। हाउएवर यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट इफ क्रेडिटेड देयर इज अ सिक्योरिटी, ये क्या है? एक सिक्योरिटी है, एंड इस सिक्योरिटी पे क्या हुआ? इंटरेस्ट इनकम हुई, एंड दिस इंटरेस्ट इनकम हैज़ बीन क्रेडिटेड इवन इफ इन इंटरेस्ट पेबल अकाउंट और इन सस्पेंस अकाउंट, तो इट विल बी डीम्ड दैट इट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट पेई। जो पेई है, पेई के अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट हो चुका है। लेकिन कहाँ कहाँ पे अब नो TDS है? नो TDS वाली सिचुएशन कहाँ है? तो अगर हम बात करें नो TDS की सिचुएशन की, तो नो TDS की सिचुएशन आती है इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, दे आर हैविंग डिबेंचर, दे आर हैविंग व्हाट? डिबेंचर। Resident individual HUF, they are having debenture of a company in which the public is substantially interested। ये क्या है? ऐसी कंपनी के डिबेंचर्स रखते हैं जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो रहा है, एग्रीगेट इंटरेस्ट जो पे या लाइकली टू बी पे हो रहा है, दैट इज 5,000, नॉट मोर देन 5,000। तो यहाँ पे कुछ भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। तो डिबेंचर का पहला पार्ट क्या है? इंडिविजुअल HUF, अकाउंट पे चेक 5,000। फिर आते हैं लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में भी इंडिविजुअल HUF क्या करते हैं? डिबेंचर्स होल्ड करते हैं, एंड दिस डिबेंचर्स कुड बी इन फिजिकल और डीमेट फॉर्म। लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, चाहे फिर फिजिकल फॉर्म में हो, डीमेट फॉर्म में हो, लिस्टेड नहीं है डिबेंचर, फिजिकल हो या डीमेट फॉर्म में, वहाँ भी अप टू 5,000 इंडिविजुअल HUF के लिए कोई TDS नहीं है। बट हाँ, अगर लिस्टेड कंपनी है, फिजिकल फॉर्म है, और क्या है? लिस्टेड कंपनी है, फिजिकल फॉर्म में, और डिबेंचर्स भी लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी के लिस्टेड डिबेंचर जो फिजिकल फॉर्म में है, सिर्फ उसके लिए क्या बोला है? इंडिविजुअल HUF का 5,000 दिया। इसका मतलब है डीमेट के लिए कुछ नहीं बोला है,
डीमेट के लिए यहाँ पे लिस्टेड कंपनी में कुछ नहीं बोला है कि डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अगर लिस्टेड कंपनी का कोई डिबेंचर है तो उसके लिए नहीं बोला, तो वहाँ पे टीडीएस है। देन कंपनी की सिक्योरिटीज़ पे अगर कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है, डीमेट फॉर्म में कर रही है, लिस्टेड है, नो टीडीएस। कंपनी है सिक्योरिटी इशू कर रही है, डीमेट फॉर्म है, लिस्टेड है, और यहाँ पे स्टेटस भी ध्यान में नहीं रखना है सामने वाले का क्या स्टेटस है, बट द थिंग इज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे डीमेट फॉर्म में हो तो क्या हो, लिस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटीज मस्ट बी लिस्टेड, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे है सिक्योरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की है तो भी टीडीएस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेविंग बॉन्ड पे अगर 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स टीडीएस कटेगा। जीआईसी एलआईसी को दे रहे हैं इंटरेस्ट तो भी नहीं, नो टीडीएस। और रेलवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। दिस इज ऑल अबाउट 193, दिस इज ऑल अबाउट 193। Now let us move toward 194। 194 easy है लेकिन इतना easy नहीं है ये। एक्चुअल में अगर आपने यहाँ पे स्किप कर दिया तो यू आर गोइंग टू बी इन लिटिल बिट, ऐसी चीज़ें आप छोड़ दोगे जो आप सेल्फ स्टडी से तो नहीं समझ सकते थे। तो दिस ओनली 194A का डिस्कशन हाफ एन आवर लेने वाला है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट डिस्कशन तो लेट मी नो, क्योंकि जो लोग प्रिपेयर नहीं हैं बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो वीडियो को या फिर स्किप आउट कर सकते हो। यहाँ पे 194A का बहुत अच्छा डिस्कशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। As I told you that 194A will be taking half an hour for the discussion and already it's 1 hour. So what I'm planning कि 194A and 194C as well as हमारा जो प्रोफेशन वाला है 194J वो मैं एक ही वीडियो में पूरा आपको डिस्कशन दे दूँ, ताकि जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंस है ये जो सेक्शंस हैं उसका एक ही आपको वीडियो में डिस्कशन मिल जाएगा। दैट मीन्स टुमारो जो कल मैं आपको डिस्कशन दूंगी पार्ट 2 में, दैट विल बी 194C, 194A, 194G। अभी हम ट्राई करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है या फिर जस्ट वो हो जाते हैं कंप्लीट, तो हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो और उसके बाद जिनमें ज़्यादा डिस्कशन बचेगा वो मैं 2 वीडियोस और बनाऊंगी। जैसे अभी 194 आई है उसमें भी मुझे बहुत सारे आपको डिस्कशन बताने हैं। हम उसमें कैसे डिस्कशन है, उसमें बहुत सारे केस लॉ हैं, बहुत सारे सर्कुलर हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें नियर अबाउट अगेन हाफ एन आवर लगेगा, आई थिंक और भी लग सकता है। देन आपका आता है 194 आई भी, उसमें भी कुछ डिस्कशंस हैं जो मुझे करने हैं आपके साथ। तो ऐसे सेक्शंस जो है ना इनका एक सेपरेट वीडियो अपन रखेंगे, लाइक 2 वीडियोस ऐसे होंगे जिसमें बड़े बड़े जितने भी ये सेक्शंस है ना उनके वीडियोस कंप्लीट करेंगे हम, और बाकी जो छोटे छोटे है ना जितने हो सकते हैं वो हम यहीं पे कवर करेंगे। देखो देयर वुड बी 4 लेक्चर्स फॉर टीडीएस और 4 लेक्चर्स में ये ख़त्म होगा, दैट इज़ 100% श्योर। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मुझे डाउट भी नहीं है। बट हाँ, आप समझ रहे हो 2-2 घंटे के भी अगर लेक्चर हो तो आपको टीडीएस में इन्वेस्ट करने होंगे 8 घंटे, अगर आप रेडी हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसमें सिर्फ सेक्शन नहीं बेटा, सेक्शन नहीं, यहाँ पे आपको मैं केस लॉ भी करवा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा यही चीज़ लग रही है कि कहीं आपको मेरी मतलब एफर्ट्स ऐसा ना हो वेस्ट जाएं, क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे अरे इतना लंबा, इससे अच्छा तो हम ये सुन ले। पर एक चीज़ जो 8 घंटे में कोई इंसान कुछ करवा रहा है और 1 घंटे में, तो इतना तो आप समझ सकते हैं, इट्स डीटी बॉस, इट्स डीटी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या कर रही हूँ मैम, ये ऐसे ही मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, हाईलाइट के लिए कर रही हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं मैम, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब 194B। अरे 194B वही जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पे लगता है, हाँ ये वही है। ये वही है जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी होता है, क्रॉसवर्ड पजल होता है, हाँ ये वही है जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी होता है, जिसमें विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल होता है। तो मैम क्या स्टार्ट कर ले, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे आता है टीडीएस। टीडीएस किस पे, टीडीएस विनिंग, विनिंग किसकी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, आई होप आप ये थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लेंगे।
ठीक है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल चाहे रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नाउ एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, यहाँ पे फिर से कौन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस के लिए? एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, by way of winning from crossword puzzle, from card game or any other sort of game, कार्ड गेम और वॉट एनी अदर सॉर्ट ऑफ गेम, किसी भी गेम से अगर कुछ जीता जाता है एंड अमाउंट एक्सीड्स 10,000, और अगर जो अमाउंट है अमाउंट एक्सीड्स 10,000 देन 30% फ्लैट रेट पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, दैट इज इन 194B। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है हमारा 194B। बट यहाँ पे कहानी ख़त्म तो नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, अब क्या हो सकता है, ये जो आप विन कर रहे हैं, ये विनिंग कैन बी इन काइंड, इट कुड बी इन काइंड, ये पूरी तरह से इन काइंड हो सकती है एंड इट कुड ऑल्सो भी इन कैश एज वेल एज काइंड, ये कैश में भी हो सकती है प्लस काइंड में भी, पार्टली कैश पार्टली काइंड दोनों हो सकता है। तो अगर पार्टली कैश पार्टली काइंड है तब क्या करना है, और अगर पूरी तरह से इन काइंड है तब क्या करना होगा? Then the person responsible for paying shall, before releasing the winning, ensure tax has been paid in respect of winning। अगर क्या है, होली इन काइंड है, पूरी तरह से क्या है, पूरी इन काइंड है, कैश का तो कोई मतलब नामो निशानी नहीं है, कार जीती है, यहाँ पे क्या है, ये है कार, ये कार जीत ली गई है। अब यहाँ पे क्या है, कार है, तो ये पूरी तरह से काइंड है, और कहीं पे कुछ कैश है, कहीं पे कुछ काइंड है। तो इन दिस केस द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दिस विनिंग, इससे पहले इंश्योर होना है अमाउंट रिलीज, सॉरी ये जो विनिंग रिलीज करने से पहले, बिफोर रिलीजिंग दिस विनिंग ही मस्ट बी इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड, सामने वाले ने टैक्स पे किया है, इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, क्या कौन बनेगा करोड़पति में 30% डिडक्शन होता है या नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है, गेम है। तो चाहे कौन बनेगा करोड़पति है, या फिर आपका डांस इंडिया डांस है, सुपरस्टार है, कोई भी अलग अलग कितने भी ये जो चल रहे हैं ना जिसमें कैश प्राइज देते हैं वो 10,000 से अबाव, तो वहाँ पे 194 भी एप्लीकेबल है। दे हैव टू मैंडेटरी उन्हें क्या करना होता है, टैक्स पे करना ही होता है। ये बात आपको आई समझ में? यस मैम बिल्कुल आ गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ये पर्सन की, वो रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने से पहले ही हैज़ टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना होगा? ही हैज़ टू इंश्योर कि क्या पे कर रहा है वो, टैक्स पे सामने वाले ने किया है, तभी उसे क्या करना है, रिलीज करना है अपना ये विनिंग अमाउंट। अच्छा लकी ड्रॉ ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका क्या? लकी ड्रॉ में भी क्या है, लॉटरी है, लॉटरी है, इसका मतलब क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो यहाँ भी 194B एप्लीकेबल होगा। यहाँ भी क्या होगा, 194B क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस मैम बिल्कुल बात समझ में आ गई है। कभी अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और रेट दे दे तो मैम नहीं समझ पाया, क्या बोलना चाह रहे हो आप? चलो मैं आपको बताती हूँ, आपको 2 इलस्ट्रेशंस करवा देती हूँ, और उस इलस्ट्रेशन के बाद, इसमें मैम इलस्ट्रेशन की ज़रूरत है? यस बिल्कुल है। चलो ये है मिस्टर ए, ये कौन है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए कौन है, नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि हमने ये सीख लिया है यहाँ पे चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट ये तो एप्लीकेबल है 194B। नॉन रेसिडेंट है, क्या हमने जीता था, हमने एक कार जीती थी, यस मैम इन्होंने क्या लिया, ये कार जीत ली है, दे हैव वॉन अ कार 13th ऑफ, ले लो इसको क्या ले लेते हैं, 13 मार्च 2020 को ही ये क्या किए हैं, ही वॉन अ कार। ठीक है, आप भी ये जो मार्केट प्राइस है इस कार का ले लो आप, कितना, 2,40,000 इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, अब क्या हुआ, द सेड क्रॉसवर्ड पजल वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये जो कुछ भी क्रॉसवर्ड पजल है ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, लेट्स से नेस्ले ने ऑर्गेनाइज किया था। टैक्स रेट 115BB, 115BB में जो टैक्स रेट है दैट इज गिवन टू बी 30% प्लस एजुकेशन सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज भी है 4%। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो नेस्ले है, नेस्ले को क्या करना है, सबसे पहले नेस्ले शुड डू व्हाट, इसे क्या करना होगा,
ही हैज़ टू बी इंश्योर दैट विनिंग रिलीज करने से पहले टैक्स पे होना चाहिए। तो अब टैक्स कितना है हमें पता है, नॉन रेसिडेंट में सरचार्ज वगैरह सब ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ सरचार्ज ऐड करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऐड होगा, जिसे ऐड करने के बाद इट वुड बी 31.20%। अब यहाँ पे 2,40,000 पे 31.20% से आपका टैक्स रेट आप कैलकुलेट करो, नियर अबाउट इतना निकलेगा। आई हैव कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इतना निकलेगा। अब उससे क्या करना होगा, इन दिस केस पहले टैक्स डिपॉजिट होगा एंड दिस पर्सन विल गिव व्हाट, टीडीएस सर्टिफिकेट। ये पर्सन क्या देगा, टीडीएस सर्टिफिकेट देगा, किसको, विनर को। ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, शेल डिपॉजिट द टैक्स, ये क्या करेगी, किसी भी तरह की विनिंग रिलीज करने से पहले सामने वाले का पहले क्या कर लेगी, टैक्स जो है टैक्स भर के आएगी, टैक्स भरेगी, और फिर ये टीडीएस का सर्टिफिकेट ये विनर को दे देंगे कि हमने इसमें से इतना टीडीएस क्या कर दिया है, सबमिट कर दिया है, वी हैव सबमिटेड दिस मच ऑफ टीडीएस ओवर हियर। ठीक है, अब इन केस नेस्ले ने क्या किया, इंश्योर ही नहीं किया कि टैक्स पे होना चाहिए। इन केस टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम विनर, अब यहाँ पे विनर से टैक्स रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है, डज नॉट रिकवर द टैक्स फ्रॉम विनर। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेस्ट ही ऐसा था, ऐसा उन्होंने कुछ रखा था कि बिल्कुल पूरा अमाउंट उनको पे होगा। द टर्म्स ऑफ कॉन्टेस्ट या फिर एज पर द कॉन्टेस्ट क्या है, कंपनी टैक्स बियर करेगी, ऐसी कुछ बातें थी। तो यहाँ था कि कंपनी विल बियर द टैक्स, यहाँ पे कंपनी टैक्स बियर करेगी, तो यहाँ नेस्ले क्या करेगा, नेस्ले को पे करना होगा टीडीएस। क्या करना होगा, नेस्ले विल पे द टीडीएस बिफोर रिलीजिंग कार, कार रिलीज करने से पहले ये नेस्ले क्या करेगी, टीडीएस पे करेगी। अब नेस्ले कितने पे टीडीएस पे करेगी, 2,40,000 प्लस जो टैक्स है, 2,40,000 प्लस टैक्स डिवाइड बाय व्हाट, 31.20, डिवाइड बाय 31.20, बैक कैलकुलेशन चल रहा है, इससे क्या निकल जाएगा टैक्स, क्योंकि ओवरऑल विनिंग क्या है, सामने वाले की ओवरऑल विनिंग कितनी है, सामने वाले की ओवरऑल विनिंग 2,40,000 प्लस जो टैक्स बियर कर रही कंपनी वो भी है, तो उसके ऊपर बैक कैलकुलेशन करके ये निकाल दिया कि एक्चुअल अमाउंट कितना है टैक्स का, ये रहा टैक्स का अमाउंट। तो अगर मैं बोलूँ कितना कि 2,40,000 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2,40,000 इंटू, इसको कैलकुलेट करने के लिए 31.2 डिवाइड बाय 100 माइनस 31.2, आप इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसा ही आएगा। तो योर टैक्स विल बी नियर अबाउट दैट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इतना। तो ये क्या है, ये टैक्स है, एंड कंपनी को क्या करना होगा, इतना टैक्स पहले डिपॉजिट करना होगा, ही हैज़ टू व्हाट, डिपॉजिट द टैक्स। तो टोटल विनिंग सामने वाले की कितनी हो गई, एक तो ये प्लस ये जो टैक्स उनके बिहाफ पे किया गया है, ये टोटल विनिंग उनकी एक्चुअल में देखा जाए तो इतनी है। टोटल विनिंग यही हुई ना, जब आपको एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो भी आपने जीता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 194B। लेट अस कम टू 194BB, हॉर्स रेस। तो हॉर्स में रेस में भी क्या है, कुछ नया नहीं है, 194BB में भी सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, यहाँ पे भी रेसिडेंट, यहाँ पे भी नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे भी मोर देन 10,000 है, तो 30% टैक्सेबल होगा। एंड एनी पर्सन, वेदर इट इज़ अ बुक मेकर, whether a bookmaker or a person to whom license is granted by government under law, कि वो हॉर्स रेसिंग करवा पाए, अरेंज कर पाए हॉर्स रेसिंग, बैटिंग वगैरह, तो ऐसे पर्सन जिसको लाइसेंस मिला है या फिर ये बुक मेकर है, अगर वो पेमेंट करता है, द पर्सन, दिस पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, एट टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम यहाँ पे भी क्या करना होगा, पेमेंट के टाइम, पेमेंट के टाइम 30% कट करना होगा। तो अब तक पेमेंट वाले हमने सैलरी देखा, अभी तक हमने पेमेंट में देखा ईपीएफ, और अभी तक पेमेंट में देखा टाइम ऑफ पेमेंट में देखा हमने विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो पेमेंट के टाइम हमें 30% डिडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया, 192, 192A, 193, 194B, 194BB, और अब हम आते हैं किस पे,
अब हम सीधे आते हैं 194D, दैट इज TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। दैट इज व्हाट, TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन पे आते हैं, इजी सा है, हम इसके कंप्लीट कर लेते हैं। 194D, TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन ओनली टू रेसिडेंट। इंश्योरेंस की बातें हैं, सिर्फ हमारा जो कमीशन है रेसिडेंट पर्सन को जा रहा है, तो रेसिडेंट के लिए बोला है। एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टू रेसिडेंट, कोई भी पर्सन हो सकता है। एनी पर्सन हु इज पेइंग टू रेसिडेंट, कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट को कमीशन पे कर रहा है, रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज प्रोक्योरिंग बिजनेस फॉर यू। आप इंश्योरेंस कमीशन कब दोगे? जब वो ब्रोकर है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, बिजनेस लेके आ रहा है, तो उसके लिए आप उसे क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ गिविंग द कमीशन, जब आप कमीशन दे रहे हैं तो बोलते हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज वॉट, अर्लियर। क्या करना है? डिडक्ट करना है TDS एट द रेट ऑफ 5%। आपको 5% पे TDS डिडक्ट करना होगा। However, ये कोई TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम क्रेडिटेड पेड टू सच पर्सन। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट अमाउंट जो पे हो रहा है, इट डज नॉट एक्सीड 15,000। 15,000 से ज़्यादा नहीं है एग्रीगेट अमाउंट, इफ़ डज नॉट एक्सीड 15,000, तो उस केस में नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। एंड इवन दो 15G 15H का डिक्लेरेशन 15,000 से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 15G 15H का डिक्लेरेशन भी देते हैं कि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, इंक्लूडिंग दिस कमीशन जितना मिल रहा है उसको इंक्लूड करने के बाद भी, तब भी फिर कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। देन ऑल्सो नो TDS वुड बी डिडक्टेड। ठीक है, तो हेयर वी हैव कवर्ड, छोटे छोटे कुछ सेक्शंस कवर किए। टुमारो यू विल गेट 194C, 194I, 194J एंड आपको 194A एक ही वीडियो में मिलेगा। उसको भी 2 आवर्स का आप मान के चलना। मैं ऑलरेडी वर्किंग करके रखूँगी, फिर उसे रिकॉर्ड करूँगी ताकि जितना हो सके क्रिस्प कंटेंट बन जाए हमारा। तो कोशिश तो यही है कि 4 लेक्चर होंगी, दैट इज़ श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कोशिश ये करूँगी कि जितना हो सके टाइम कम कर लें हम। ठीक है, तो दिस इज़ पार्ट नंबर फर्स्ट फॉर TDS। होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें नई समझ में आई होंगी। और कल का लेक्चर दैट इज़ पार्ट नंबर 2, डोंट इवन डेयर टू मिस। डोंट इवन डेयर टू मिस, मैं ऐसा वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई नो देयर आर मैनी 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 थिंग्स। आप फिर एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करके आते हो और फिर बोलते हो हमारे को तो लगा था हम एग्जामिशन लेके आएंगे, पर 39 पे कैसे अटक गए, ये बात समझ नहीं आई। तो यहाँ पे कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, तो चलो पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो और अपने समरी नोट्स बनाओ और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और जैसा कि अभी पता चला है 30 जून तक तो ट्रेन भी बिल्कुल फिर से सस्पेंड कर दी गई हैं। तो लेट्स सी अभी सिनेरियो कहाँ जाता है, तो इस टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। दैट इज़ इट। ओके, चलो बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ, शेयर द वीडियो as much as you can. Thank you.